Hello friends, this is Shivam Jaiswal. Let's welcome each other on Socionomy. Today I'm going to start the very first chapter of Civics class 9th. What is democracy and why democracy? In this chapter, we will go through the all details of democracy, what are the basic features of the democracy, and why every country want to be called themselves as democratic countries. तो आइए स्टार्ट करते हैं. What is democracy? Democracy is a form of government. जिस तरह से मोनार्की होती है, जहाँ पे जो सारी अथॉरिटी, जो सारे रूल बनाने की ताकत राजा के पास होती है, किंग के पास होती है, उसी प्रकार से डिक्टेटरशिप होता है जिसमें सारी पावर एक आर्मी के पास होती है या फिर एक ऐसे पर्सन के पास होती है जो आर्मी को हेड करता है. उसी प्रकार से एरिस्टोक्रेसी है जिसमें एक ग्रुप ऑफ पीपल जो पावरफुल होते हैं, जो प्रिविलेज क्लास होते हैं, वो कॉमन पीपल पे रूल करते हैं. सो लाइकवाइज डेमोक्रेसी इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पे जो पावर होती है, जो अथॉरिटी होती है, वो जनता के पास होती है, सिटीजन के पास होती है, कॉमन पीपल के पास होती है. सो बेसिकली डेमोक्रेसी जो ये वर्ड है, ये ग्रीक लैंग्वेज डेमोक्रेसिया से मिलकर बना हुआ है, जिसमें डेमो मीन्स होता है पीपल एंड क्रेशिया मीन्स रूल और पावर. सो डेमोक्रेसिया मीन्स रूल ऑफ द पीपल. अब डेमोक्रेसी जो रूल ऑफ द पीपल है, रूल फॉर द पीपल है, रूल बाय द पीपल है, अब्राहम लिंकन की जो डेफिनेशन है, दैट डेफिनेशन इज नॉट सफाइस इन क्लास 9th. सिंस वी आर इन 9th स्टैंडर्ड, so we are expected to have some deeper understanding of democracy. So we are going to discuss step by step the features of democracy. ये जो चैप्टर आपके स्टार्ट हो रहा है वो what is democracy. So democracy की जो सिंपल डेफिनेशन अब तक आप पढ़ते आए हैं कि democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people of that country. अब जो रूलर्स होता है उसका इलेक्शन होता है. कौन करता है? वहां की जनता करती है, वहां के सिटीजन करते हैं. तो अब इनका इलेक्शन जरा देखिएगा कि कैसे होता है. सपोज ये एक टेरिटरी है आपकी, ये पूरी टेरिटरी है. अब इस टेरिटरी को पॉपुलेशन वाइज हम ग्रुपिंग कर देते हैं, जिसको कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोलते हैं. अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज से एक एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होके आते हैं और उनका इलेक्शन कौन करते हैं? 18 ईयर्स के जो भी ऊपर के एडल्ट होते हैं वो उनका इलेक्शन करते हैं. वो यहाँ पे आते हैं और वो पार्लियामेंट में जाते हैं और पार्लियामेंट पे हमारे बिहाफ पे हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं. और उसी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो लेजिस्लेशन का पार्ट बनते हैं और साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट बनते हैं. सो एक बात तो हमको ये समझ में आ गई कि जो डेमोक्रेसी होता है वो लोगों का शासन होता है, पीपल्स रूल होता है, और वहां पे इलेक्शन होता है रूलर्स का. बट अगर हम ये डेफिनेशन को कंसिडर करें तो वर्ल्ड में जहां जहां इलेक्शन होता है हम हर उस कंट्री को डेमोक्रेटिक कंसिडर करेंगे. बट ऐसा सच नहीं है. कुछ ऐसी कंट्रीज होती हैं जो वाकई में डेमोक्रेसी नहीं होती है बट अपने आप को क्लेम करती है कि वी आर ए ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्रीज, लाइक चाइना, मैक्सिको. सो अब हम यहाँ पे डेमोक्रेसी के फीचर के बारे में स्टडी करेंगे, जो मिनिमल फीचर होता है डेमोक्रेसी का. तो पहला फीचर ये है कि जो रूलर्स इलेक्ट होके आ रहे हैं, जिनको हमने इलेक्ट किया है, जो फाइनल डिसीजन कंट्री में बनता है, फाइनल जो भी रूल एंड रेगुलेशंस, नियम कानून कंट्री में बनते हैं, वो उन्हीं लीडर्स के द्वारा बनाए जाने चाहिए. अब ये नहीं कि कोई एलियन पावर, एलियन मतलब जिसका हम लोगों ने इलेक्शन नहीं किया है, वो रेटिफाई कर रहा है. तो इस वजह से जो डेमोक्रेसी का पहला फीचर हम स्टडी करने जा रहे हैं वो ये है कि मेजर डिसीजन शुड बी टेकन बाय द लीडर्स विच आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दैट कंट्री. एक से हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि अक्टूबर 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ एक मिलिट्री कूप किए थे. मिलिट्री कूप का मतलब होता है कि तख्ता पलट किए थे, सैन्य शासन को लागू किए थे. वहां के प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ,
उनको उन्होंने क्या कर दिया, उस पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया और खुद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री बन गए, एक न्यू पोस्ट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। उसके बाद अपने इस पोस्ट को मॉडिफाई करके प्रेसिडेंट में कन्वर्ट कर लिया कि यस, आज के बाद हम प्रेसिडेंट हो गए। उसके बाद 2002 में उन्होंने रेफरेंडम किया। रेफरेंडम मीन्स काइंड ऑफ वोटिंग, ओरली वोटिंग होता है, ओरली इलेक्शन होते हैं, जिसमें उन्होंने ये क्लेम किया कि हाँ, पाकिस्तान की जो जनता है वो मुझे 2002 से 2007 तक प्रेसिडेंट के रूप में देखना चाह रही है, मतलब कि अपना 5 इयर्स का एक्सटेंशन किया। बाद में वहां की जो मीडियाज थी, जो ह्यूमन राइट कमीशन था, उन्होंने ये क्लेम किया कि ये जो रेफरेंडम था वो इलीगल था, गलत तरीके से था बाय द वे। तो आफ्टर द एक्सटेंशन ऑफ हिज पीरियड इन 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू किया और इसमें पाकिस्तान के प्रेसिडेंट दैट इज जनरल परवेज मुशर्रफ को ये पावर मिल गई, वो कोई भी नेशनल या स्टेट असेंबलीज को डिसॉल्व कर सकते हैं, डिसमिस कर सकते हैं। अब आप सोचिएगा कि अगर हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट है और जो स्टेट की असेंबलीज हैं उसको कोई भी व्यक्ति डिसॉल्व कर सकता है एनी टाइम। इस तरह की पावर जनरल परवेज मुशर्रफ अपने कंट्रीज में, पाकिस्तान में एक्सेस कर लिए। और जो असेंबलीज के जो भी वर्क होंगे, फॉर एग्जांपल जो स्टेट के असेंबलीज हों या फिर नेशनल लेवल पे जो पार्लियामेंट है, वो जो कैबिनेट होता है, कैबिनेट मीन्स होता है जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर होते हैं, वो कुछ भी डिसीजन ले रहे हैं, उस डिसीजन को रेटिफाई कौन करेगा? एक दूसरी बॉडी है, ध्यान से सुनिएगा, दूसरी बॉडी है जिसका नाम है सिक्योरिटी काउंसिल, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। और इस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में जो डोमिनेटेड मेंबर है वो कौन है? आर्मी के हेड, आर्मी ऑफिसर है। अब आप सोचिएगा कि इलेक्शन पाकिस्तान में हो रहे हैं, लेकिन फाइनल पावर किसके हाथ में है? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हाथ में है, जिसमें मिलिट्री वाले डोमिनेट कर रहे हैं, मिलिट्री वाले ज्यादा पावर में हैं। सो अब आप बताइएगा, क्या पाकिस्तान को आप डेमोक्रेटिक कंट्री कहना चाहेंगे? बेशक पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन इलेक्शन होने के बावजूद भी जो लीडर्स इलेक्ट होके आ रहे हैं उनके ऊपर भी कोई अथॉरिटी है जो उनके वर्क को सुपरवाइज कर रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। तो इस वजह से फर्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी दैट मेजर डिसीजन, ऑल द मेजर डिसीजन शुड बी टेकन बाय द लीडर्स विच आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दैट कंट्री ओनली। ऐसा क्यों? क्योंकि लीडर्स को हमने इलेक्ट किया है। अगर हमने इलेक्ट किया है तो अगर वो डिसीजन ले रहे हैं, इट मीन्स हम खुद से खुद के ऊपर रूल कर रहे हैं। इसी को तो डेमोक्रेसी कहते हैं। मिलिट्री को तो हमने इलेक्ट नहीं किया है। जनरल परवेज मुशर्रफ को तो पाकिस्तान के जो जनता ने इलेक्ट नहीं किया था, उन्होंने जबरदस्ती फोर्स कूप किया, उसके बाद खुद को प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया और फिर लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू किया, जिसके तहत वो नेशनल या फिर स्टेट लेवल की असेंबलीज को डिसमिस कर सकते हैं एनी टाइम, मतलब डायरेक्ट प्रेसिडेंशियल रूल लगा सकते हैं। सेकेंड थिंग, जो भी वर्क होगा, जो भी डिसीजन होगा, जो भी कैबिनेट डिसीजन लेगी, वो पहले रेटिफाई होगा किसके द्वारा? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा, बाद में वो इंप्लीमेंट होगा। तो इस वजह से पाकिस्तान इज नॉट ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री। और जो दूसरा फीचर है वो है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। कंपटीशन क्यों? क्योंकि कंपटीशन होगा, इसका मतलब है कि जनता के पास चॉइस होगी, सिटीजन के पास चॉइस होगी। अगर उनके पास चॉइस नहीं होगी तो फिर उस कंडीशन में इलेक्टोरल कंपटीशन नहीं होगा और हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा, एक ही पॉलिटिकल पार्टी के वोट करके इलेक्शन करना है। तो मिनिमम 2 पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए। जिस तरह से अमेरिका में 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इंग्लैंड में भी 2 पॉलिटिकल पार्टीज है, बट इंडिया में क्या है? मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो चाइना में सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में टोटल 3000 मेंबर्स इलेक्ट होते हैं और ये जो 3000 मेंबर इलेक्ट होते हैं ये पार्लियामेंट में जाके बैठते हैं। पार्लियामेंट वहाँ की जो होती है वो नेशनल पीपल्स कांग्रेस होती है। कुल मिला के वहाँ की जो पार्लियामेंट को नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहा जाता है।
नेशनल पीपल्स कांग्रेस ही वहां के प्रेसिडेंट को अपॉइंट करती है या फिर इलेक्ट करती है इनडायरेक्ट तरीके से। ये ध्यान देने की बात है कि जो 3000 मेंबर्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं, दैट इज चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, या फिर 8 अदर स्मॉलर एलाइड पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि इन्हीं के अम्ब्रेला प्रोग्राम में हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो वहां पे रियल चॉइस कॉमनर्स को नहीं मिल पा रही है। जो भी मेंबर्स होगा वो सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी का होगा। अगर कोई भी मेंबर्स अगर कंटेस्ट करना चाह रहा है इलेक्शन, तो उसको फर्स्ट इट नीड्स टू बी अप्रूव्ड बाय चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, फिर ही वो इलेक्शन कंटेस्ट कर पाएगा, अदरवाइज नहीं। तो फिर ये इलेक्शन कैसा, फिर ये डेमोक्रेसी कैसा? यहां पे सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी का हेजेमनी है, रियल चॉइस तो आप ऑफर ही नहीं कर रहे हो। तो फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन यहां पे नहीं है। अगर आप मैक्सिको की बात करते हैं, 1930 में मैक्सिको आजाद हुआ, तब से लेकर वहां पे लगातार इलेक्शन होते हैं हर 6 साल में। क्या होता है वहां? प्रेसिडेंशियल रूल है तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। कभी भी वहां पे मिलिट्री या फिर डिक्टेटर्स का रूल नहीं रहा है, लेकिन 2000 तक, मतलब नियरली अप्रॉक्स 70 इयर्स तक एक ही पॉलिटिकल पार्टी वहां पे इलेक्शन जीत के आती है। उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम है इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। अब एक ही पॉलिटिकल, अच्छा वहां पे और भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लेकिन उनको कभी मौका नहीं मिला कि वो गवर्नमेंट फॉर्म कर पाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है बेटा कि अगर ये पॉलिटिकल पार्टी पावर में है तो ये डर्टी ट्रिक्स अपना रही है, अनफेयर प्रैक्टिस अपना रही है, जिसकी वजह से हर बार पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन विन करने में मैनेज कर पा रही है अपने आप को। तो यहाँ पे भी क्या है? इसका मतलब यह है कि अनफेयर मीन्स अडॉप्ट किए हैं, जिससे ये पॉलिटिकल पार्टी वहां पे जीत पा रही है। ये आपकी देख पा रहे हो PRI है, जो कि ये मैक्सिको कंट्री है। यूएसए के जो सदर्न वाला पोर्शन है वो मैक्सिको कहा जाता है, और ये चाइनीज पार्लियामेंट है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ये 3000 मेंबर इस तरह से बैठते हैं वहां पे, ठीक है। तो चाइना का जो केस है और जो मैक्सिको का केस है, उसको कंसिडर करते हुए क्या हमको ये लग रहा है कि दोनों ही कंट्री में डेमोक्रेसी है? तो डेमोक्रेसी must be based on a free and fair elections where those currently in power have a fair chance of losing. अब हमारे इंडिया में अगर बीजेपी की गवर्नमेंट है और बीजेपी गवर्नमेंट कभी हार नहीं पा रही, कभी हार नहीं पा रही, कभी हार नहीं पा रही, इस केस में क्या होगा? फिर वो इसका मतलब है कि अनफेयर प्रैक्टिस अपनाई जा रही है। 70 ईयर से कांग्रेस रूल कर रही है, रूल ही करती रही, लगातार रूल करती रहती, तो क्या होता? इसका मतलब है कि, लेकिन हमारे यहाँ 1957 में ही केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट बन गई थी पहली बार। और डेमोक्रेसी का जो तीसरा फीचर है, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। इसका मतलब यह है कि पॉलिटिकल इक्वलिटी होनी चाहिए हर मेंबर्स ऑफ द कंट्री के बीच में। हर सिटीजन को एक ही इक्वल वैल्यू प्रोवाइड की जानी चाहिए, चाहे वो फिर मुकेश अंबानी हो या फिर गरीब रिक्शे वाला ही क्यों ना हो। हर वैल्यू, हर वोट की वैल्यू 1 होनी चाहिए। बट आज भी कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया जाता है। मेजोरिटी प्लेस में तो, मेजोरिटी कंट्री में तो ये प्रिंसिपल को फॉलो किया जा रहा है, बट कुछ ऐसी कंट्रीज हैं, जैसे कि अगर आप रिसेंटली सऊदी अरेबिया को देखिए, 2015 तक वहां पे विमेंस को राइट टू वोट ही नहीं था, विमेंस को राइट टू वोट था ही नहीं। अगर इंडिया की कंसिडर करें तो हमारे यहाँ 1947 में ही यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज प्रोवाइड किया गया सबको। सफ्रागेट मीन्स राइट टू वोट होता है। तो एक एग्जांपल है एस्टोनिया का, जो कि रशिया से जस्ट सटा हुआ है। तो वहां पे कुछ लोग रशिया से माइग्रेट करके हुए हैं, रहते हैं। तो एस्टोनिया के ऐसे लोग जो इंडिजिनस हैं, उनको राइट टू वोट बहुत आसानी से मिल जाता है। बट वही जो रशिया से भाग कर आए हैं, माइग्रेट होकर आए हैं, उनको वोटिंग देना बिल्कुल आसान नहीं होता, मिलता ही नहीं है परमिशन वोट देने का। फिजी की बात अगर करें तो फिजी में आप सबको पता है कि ब्रिटिशर के द्वारा इंडिया में इंडियंस को एज अ इंडेंचर्ड लेबर ले जाया गया।
और कुछ इंडियन वहीं पे जाके सेटल्ड हो गए फिर। हालांकि ये 5 साल का एग्रीमेंट था, बट कुछ वहीं पे जाके सेटल हो गए। आज आप फिजी में ढेर सारे इंडियन डायस्पोरा को देख सकते हो। तो वहां पे जो इंडिजिनस फिजी हैं उनकी वोटिंग वैल्यू ज़्यादा है एज कंपेयर टू द इंडियन फिजी, जो इंडियन फिजियन है। तो डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वलिटी। ऐसा नहीं कि किसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को आप ज़्यादा वैल्यूएबल कंसिडर कर रहे हो या फिर किसी और सेक्शन को कमतर आंक रहे हो। ठीक है बेटा। So in a democracy, each adult citizen must have one vote and each vote must have one value. तो राहुल गांधी भी अगर वोट दे रहे हैं तो उनकी वोटिंग वैल्यू 1 कंसिडर की जाएगी, आप दे रहे हो आपको भी कंसिडर 1 की जाएगी। सभी को इक्वल है, ये डिग्निटी इंश्योर करता है। यही तो है पॉलिटिकल इक्वलिटी, कि अगर हमें वोटिंग देने का अधिकार है, साथ ही साथ हमें कॉन्टेस्ट करने का भी अधिकार है इलेक्शन में। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन स्टेट नहीं कर सकता, पावर नहीं कर सकता। जो लास्ट मिनिमल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी है वो है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स ऑफ द पीपल। तो एक कंट्री का एग्जांपल है, दैट इज जिम्बाब्वे। आप देख पा रहे हैं सामने, सदर्न साउथ अफ्रीका के जस्ट ऊपर है ये जिम्बाब्वे। यहाँ पे ब्रिटिशर ने इस कंट्री को कॉलोनाइज किया था और 1980s में जाके ये कंट्री अपने आप को आज़ादी दिला पाती है। जिस तरह से इंडिया में कांग्रेस पार्टी फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट लॉन्च की थी, फ्रीडम स्ट्रगल की थी, उसी प्रकार से यहाँ पे एक पार्टी है जानू पीएफ पार्टी। सो जानू पीएफ जो पार्टी है बेटा, उन्होंने यहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल किया था और उसके जो एक पॉपुलर लीडर थे वो है रॉबर्ट मुगाबे। 1980s के बाद लगातार वो यहाँ के प्रेसिडेंट रहे हैं और जिस पॉलिटिकल पार्टी से वो बिलोंग करते हैं वही पॉलिटिकल पार्टी लगातार जीत रही है इलेक्शन 2017 तक। अब इस दौरान उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चेंजेस किए और इस तरह से चेंज किए कि जिसमें उन्होंने अपनी पावर को लगातार एनहेंस किया, लगातार इंक्रीज किया और अकाउंटेबिलिटी जिम्मेदारी को घटाते गया। जो भी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स थे उनको हरास किया गया, उनकी मीटिंग को डिसरप्ट किया गया। अब सोचिए आप, और भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं बट उनको कभी भी चांस नहीं मिला कि वो गवर्नमेंट फॉर्म कर पाए। जो भी पब्लिक प्रोटेस्ट हुआ करते थे, डेमोन्स्ट्रेशन हुआ करते थे, उसको इन्होंने इलीगल डिक्लेयर कर दिया। जो भी मीडिया था, मीडिया, टेलीविजन, रेडियोस, इन सब पे गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट कंट्रोल था, जैसे कि चाइना में है। और तो और जो कोर्ट के जजमेंट हुआ करते थे, जो कभी इनके अगेंस्ट में हो जाए अगर, तो वो उसको भी इग्नोर करते थे। कौन? जानू पीएफ पार्टी। अब एक बात तो समझ में आया कि पॉपुलर होना सिर्फ जरूरी नहीं है लीडर्स के लिए, लीडर्स अनडेमोक्रेटिक भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे साफ साफ डेमोक्रेसी आपको थोड़ी दिख रही है। तो पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेसी, एक ही फैमिली पिछले कई सालों से रूल करती आ रही हो, अनफेयर प्रैक्टिस को अपना के, तो वहां पे डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं करेगी। इलेक्शन होंगे बट वही पॉलिटिकल पार्टी हर बार जीत के आएगी। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू इक्वली लुक बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शंस हाउ द गवर्नमेंट इज फंक्शनिंग। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक रूल्स, अब ये जो कोई भी कंट्रीज है, कोई भी गवर्नमेंट हो, उसको कॉन्स्टिट्यूशन के बाउंड्रीज में रह के ही काम करना चाहिए, उसको लोगों के राइट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट। ऐसा नहीं कि कभी भी फंडामेंटल राइट्स जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ने वहां के सिटीजन को प्रोवाइड किया है, आप उसको डिप्राइव कर सकते हो, आप उससे छीन सकते हो। अब हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हर 5 साल में होता है। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज ही कर दो और प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट 10 साल के लिए कर दो, 20 साल के लिए कर दो, या फिर हमारे फंडामेंटल राइट्स जो पार्ट 3 में हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको कम कर दिया जाए।
ऐसा थोड़ी पॉसिबल है। सो बेटा दीज वर द बेसिक फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी। अब आप ये बात समझ पाओगे कि कौन सी कंट्रीज रियल केस में डेमोक्रेटिक है और कौन सी कंट्रीज नॉन डेमोक्रेटिक है, आप अच्छे से आप समझ पाओगे। इसका सेकेंड जो पार्ट होगा बेटा वो हम अगली क्लास में आपको प्रोवाइड करेंगे, तब तक आप रिवाइज कर लीजिएगा।